वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो भी सारे जो टॉपिक्स थे वो सारे हमने कर लिए हैं। आज हम उसका एक रिवाइज पढ़ेंगे। जितना भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा है उसको हम फटाफट से रिवाइज करेंगे ताकि पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पार्ट से। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, त्रिविम रसायन या स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर बॉन्ड्स या फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है लेकिन 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि त्रिविम रसायन के अंदर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं त्रिविम समवायता और दूसरे को कहते हैं संरचनात्मक समवायता। संरचनात्मक समवायता के अंदर क्या होता है, संरचनात्मक समवायता के अंदर अणुसूत्र तो समान रहता है लेकिन उनकी जो संरचना स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग हो जाएंगे। संरचनात्मक समवायता हमने 5 प्रकार की पढ़ी हैं: श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यावयता और चरावयता। जो श्रृंखला समवायता या उसे हम कह सकते हैं चैन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा है, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी जो चैन स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहता है लेकिन उसका जो चैन स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा, या तो वो ब्रांच बना देगा या चैन के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि ब्यूटेन है तो ये ब्यूटेन आपको कैसा दिख रहा है, चैन के फॉर्म में, और इसी ब्यूटेन को मैंने क्या लिखा है, ब्रांच फॉर्म में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, श्रृंखला संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, श्रृंखला संरचनात्मक समावयवी। इसी तरह से दूसरा आता है स्थिति। स्थिति के अंदर जो होगा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर OH ग्रुप का लगा है 1 पे, तो मैं उसे कहती हूँ 1 एल्कोहल है ये। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 है, तो 1 प्रोपिल एल्कोहल इसे कहते हैं। और इसी का आइसोमर बनता है जिसमें OH समूह कहाँ आ जाता है, कार्बन नंबर 2 पर आ जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का समान है। चेंज क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप उसकी स्थिति क्या है, अलग अलग है। तो स्थिति के आधार पर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्थिति संरचनात्मक समवायता या स्थिति संरचनात्मक आइसोमर एक दूसरे के कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आता है क्रियात्मक समूह समवायता, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बनिक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होंगे लेकिन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, एक है अल्कोहल और एक है ईथर, दोनों एक दूसरे के बीच में क्या एक क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखो ये इधर लिखा हुआ है CH3CH2OH, अल्कोहल दिख रहा है आपको CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम बनाते हैं ईथर CH3OCH3। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, और पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, अल्कोहल। तो दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए, क्रियात्मक आइसोमर कहलाते हैं। फिर 4th नंबर आता है मध्यावयता या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब ये होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, जैसे जब हम ईथर की बात करते हैं या अमीन्स की बात करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर जो चैन लगी हुई है उस चैन की लंबाई अलग अलग है तो वो एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं। तो इनमें भी देखो इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होंगे लेकिन जो ईथर हैं, जैसे कि एक तो ईथर ये हैं CH3CH2, ठीक है, और ये है CH3 तो इस ये वाला जो फार्मूला है इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, इधर भी CH3CH2, इधर भी CH3CH2, और इसी का अगर मैं एक आइसोमर बनाऊं तो एक तरफ मैं लिख लेती हूँ कार्बन, 3 कार्बन की चैन और एक तरफ 1 कार्बन की चैन, तो दोनों सेम ही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो चैन है उनकी लंबाई अलग अलग है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये मेटामर कहलाते हैं। इसी तरह से चलावयता, चलावयता का मतलब क्या होगा, चलावयता इसका मतलब है कि इसके कीटो और इनोल रूप जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। जब कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं इनोल रूप, और इनोल रूप क्या बदलेगा, कीटोन रूप के अंदर। ये हाइड्रोजन यहाँ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो कौन सा रूप बनता है, कीटो रूप बनता है, और एक दूसरे में ये अंतः परिवर्तित इंटरचेंज होते हैं, इसे बोलते हैं चलावयता। क्लियर, तो ये है संरचनात्मक समवायता के बारे में।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा है त्रिविम रसायन या त्रिविम समावेता 3D स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा, लेकिन उसका 3D अरेंजमेंट देखें तो 3D अरेंजमेंट अलग अलग होगा, उसे हम कहते हैं त्रिविम समावेता। और त्रिविम समावेता दो प्रकार की पढ़ी है, एक पढ़ी है विन्यासी समावेता और एक पढ़ा है हमने लास्ट टॉपिक स्वरूपण समावेता। तो विन्यासी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, विन्यासी के अंदर हमने देखा कि विन्यासी समावेता के अंदर दो प्रकार की समावेता पाई जाएगी, प्रकाशिक और ज्यामितीय समावेता। प्रकाशिक समावेता की जब अपन ने बात की तब हमने कहा कि प्रकाशिक समावेता वही यौगिक देंगे जिसमें कीरेल कार्बन हो। और कीरेल कार्बन मतलब कोई ऐसा कार्बन होगा, मान लो ये येलो बॉल एक कार्बन है, तो कोई ऐसा कार्बन जिस पर 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हुए हो। तो इस वाले यौगिक को आप देखो, इसमें ये येलो बॉल कार्बन है और 4 अलग अलग बॉल्स क्या दिख रही है, 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये येलो बॉल वाला कार्बन कैसा हो गया, कीरेल कार्बन। और अगर किसी में कीरेल कार्बन पाया जाता है तो वो क्या होगा, एनेंशियोमर्स बनाएगा। इसके क्या बनेंगे, उसके मिरर इमेज बनेंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये प्रकाशिक समावेता देते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रकाशिक समावेता। और प्रकाशिक समावेता में आपने क्या पढ़ा, RS, DL और 3O इरिथ्रियो। उसके अंदर आपने RS पढ़ा, RS के अंदर क्या था, RS के अंदर आपने 1 किरल सेंटर, 2 किरल सेंटर। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर 1 किरल सेंटर वाले कोई भी यौगिक होते हैं, ठीक है, जो एक जिसमें क्या है किरल सेंटर है और दो जो एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज, जैसे मान लो ये है, क्या है एक दूसरे के मिरर इमेज आपको दिख रहे हैं, इसमें किरल सेंटर, इसमें भी किरल सेंटर। ठीक है, बीच में से एक लाइंस गुजर रही है जो आप मान लो कि एक मिरर है, तो ये एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज है। तो मैं इन्हें क्या कहूँगी, एक दूसरे का एनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी कहूँगी। अगर ये D है तो ये क्या होगा L, स्मॉल d और स्मॉल l, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो ये D होगा और ये L रूप हो जाएगा। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर कहलाते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सममित तत्व नहीं है, तो प्रकाशिक रूप से कैसे होंगे, ये सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन जब हमने देखा था RS के अंदर अपन क्या देखते हैं, RS के अपन ने ये देखा था कि अगर इनमें 2 प्रकार के रोटेशन होते हैं, इनको प्रायिकता दी जाती है। मैं आपको सिंपल एक दो एग्जाम्पल ही बता रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट रिवाइज करा रही हूँ मैं वापस। मान लो जैसे ये कोई एग्जाम्पल दिया था हमने, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप एल्डिहाइड है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देते हैं इनको प्रायोरिटी नंबर पहले एटम के आधार पर। तो जैसे पहला एटम इसमें ऑक्सीजन है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें कार्बन, लेकिन सेकंड एटम इसमें क्या है, ऑक्सीजन, तो दूसरी प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। इसके आधार पर हम देखते हैं रोटेशन 1, 2 से 3 की तरफ। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। तो रोटेशन कैसा है इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन की या फ्लाइंग वेज फार्मूला की, तो क्या होता है, तो इस चीज़ को भी देख लो। जैसे कि अगर मैंने ये लिया फिशर प्रोजेक्शन का मतलब है कि 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। जिस पॉइंट पे काटती हैं वो कार्बन होता है, कीरेल कार्बन होता है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ये है आपकी वर्टिकल लाइन और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो कहाँ रहना चाहिए, इस वर्टिकल लाइन पर रहना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन पर छोड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं तो आने वाला विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। ये देखा था हमने किसके अंदर, ये देखा जाता है फिशर प्रोजेक्शन के अंतर्गत। तो ये फिशर प्रोजेक्शन, जैसे कि यहाँ पे H, OH, Cl और CH3, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन की, तीसरे नंबर कार्बन की और चौथे नंबर हाइड्रोजन की। तो देखो 1, 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो कैसा रोटेशन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आता है S। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं होना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो आंसर क्या होगा आपका, S का R हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमने RS एक पढ़ा था फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर। फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या है, फ्लाइंग वेज फार्मूला का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या होगा, एक डॉटेड लाइन और एक होगी डार्क लाइन। ये डार्क लाइन शो करती है कि ये नियर टू व्यूअर है
और ये डॉटेड लाइन शो करती है कि ये अवे टू व्यूअर है, व्यूअर से दूर है, ठीक है। अगर कोई भी लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इस फोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इस डॉटेड लाइन पर है, तो अपना आंसर सेम रहेगा CIP रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इस प्रायोरिटी को छोड़कर ये 4 प्रायोरिटी कहीं और बॉन्ड पर लगी हुई हैं, तो क्या होगा, आंसर जस्ट उल्टा आता है। कैसे? जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयोडीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन और उसके बाद में फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन, आंसर आ गया S R। और 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप डॉटेड लाइन पर ही है, तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं एक चेंज कर दूँ, मैं ये चेंज कर दूँ, या मैंने क्लोरीन लिखा या मैंने फ्लोरीन लिखा, ठीक है, चेंज कर दिया। अब प्रायोरिटी दो, तो 1 2 ये 3 प्रायोरिटी और ये 4 प्रायोरिटी, ठीक है। अब 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे आ गया, 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप डॉटेड लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन पर आ गया। अब देखो, आप देखो 1 2 से 3 की तरफ जाना है, तो ये सेम ही है, 1 2 से 3 की तरफ कौन सा रोटेशन आ रहा है, R आ रहा है, लेकिन आपका आंसर अब कौन सा हो जाएगा, S आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये हम पढ़ते थे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, किसके अंतर्गत, प्रकाशिक समावेता के अंदर RS जब पढ़ते हैं। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, RS का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आपको देखना है RS जनरली एक किरल कार्बन के अंतर्गत, किसी कंपाउंड के अंतर्गत, और उसमें आप फिशर के अंदर भी देखेंगे और फ्लाइंग वेज के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था DL, प्रकाशिक समावेता के अंदर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हुआ है, DL पढ़ा हुआ है। और DL में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर सिंगल कार्बन वाला या एक किरल सेंटर वाला कंपाउंड है, तो आपको देखना है कि OH कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। OH अगर आपको देखना है, ये जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने लिया, अब आपको देखना है कि OH कहाँ है। OH अगर राइट हैंड साइड में है तो यौगिक क्या कहलाएगा, D, उसका विन्यास क्या होगा, D। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होता, इधर होता, तो उसका विन्यास क्या होगा, L होता है, ठीक है। तो DL का निर्धारण हम ऐसे ही करते हैं कि D अगर राइट हैंड साइड में तो D, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे हम कहते हैं L। और अगर 2 किरल सेंटर या ज़्यादा किरल सेंटर हो तब क्या करेंगे, तब आपको याद करना है कि 2 किरल सेंटर या उससे ज़्यादा किरल सेंटर हो तो हमें लास्ट से क्या करना पड़ेगा, लास्ट से क्या देखना है, लास्ट से सेकेंड कार्बन देखना है। जैसे कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कार्बन या दूसरा कार्बन, तो लास्ट से सेकंड कार्बन होता है, उसके ऊपर आपको देखना है कि OH कहाँ है। तो लास्ट से सेकंड कार्बन पर जाएंगे तो OH अगर राइट में है तो मैं क्या कहूँगी, D फॉर्म, और OH अगर लेफ्ट में है तो कहूँगी L फॉर्म। क्लियर? ये पढ़ते हैं DL। उसके बाद में क्या आता है प्रकाशिक के अंदर, DL, RS, और उसके बाद में हम 3O इरीथ्रियो भी देखते हैं। तो 3O और इरीथ्रियो में आपको याद रखना है E से E1 और E से 3O, मतलब जब किरल कार्बन पर उपस्थित सारे समान ग्रुप समान साइड में हो तो उसे हम कहते हैं इरीथ्रियो E1, और जब असमान हो, आधे इधर आधे इधर, असमान अरेंजमेंट हो तो उसे कहेंगे 3O। तो ये अरेंजमेंट कैसा है, असमान, तो इसे मैं कहती हूँ 3O, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से लिखूँ, इस तरह से एक एग्जाम्पल लिखूँ, ये OH और ये OH, ये CHO, CHO, H और H। अब कहाँ है, 2 समान ग्रुप जो दिख रहे हैं आपको, दोनों ही समान साइड में है, तो उसे मैं क्या कहूँगी, एरिथ्रो। क्लियर? तो ये किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, प्रकाशिक समावेता के अंतर्गत, ठीक है। अब आते हैं ज्यामितीय समावेता। आपने ज्यामितीय समावेता पढ़ी, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, ज्यामितीय समावेता के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो होगा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पर उनमें जो रोटेशन होगा वो रोटेशन आसानी से नहीं हो सकता, प्रतिबंधित घूर्णन हो जाता है। और प्रतिबंधित घूर्णन होगा तो तब करेगी क्या, प्रतिबंधित घूर्णन होगा तो मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के अलग अलग अरेंजमेंट प्राप्त करेंगे। और उसके आधार पर हमें 2 प्रकार के विन्यास मिलेंगे, एक है सीस और एक है ट्रांस, ठीक है। सीस क्या होगा, जिसमें दोनों समान समूह समान साइड में हो, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित समान ग्रुप, और ट्रांस क्या होता है, जिसमें अलग अलग कार्बन पर उपस्थित समान समूह ट्रांस या विपरीत दिशा में हो। जैसे कि मैं आपको एक मॉडल से बताती हूँ, जैसे मान लो, देखो ये क्या है, कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर? अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर क्या है, अलग अलग ग्रुप हैं, एक पे ब्लू दिख रहा है, एक पे आपको व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं, ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप हैं। अब ये दोनों अलग अलग किरल कार्बन पर उपस्थित समान ग्रुप क्या है आपको समान साइड में, इधर से मैं अगर ये लाइन गुजारूँ,
ठीक है। मान लो एक काल्पनिक लाइन गुजर रही है इधर से, तो इस काल्पनिक लाइन के ऊपर की तरफ 2 समान ग्रुप, नीचे की तरफ भी 2 समान ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट आपको कैसा दिखेगा, ये दिखेगा सिस। और अगर मैं कहूँ कि इस तरह का अरेंजमेंट है, आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड वाला दूसरा कंपाउंड है जिसके अंतर्गत ये आपको क्या अरेंजमेंट दिख रहा है, दोनों कार्बन पर उपस्थित समान ग्रुप समान साइड में नहीं है। कैसे है, ट्रांस में, ये ब्लू बॉल इधर, ये ब्लू बॉल इधर, ये वाइट बॉल इधर है तो इधर वाइट बॉल इधर है, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। तो आपको समझ में आप क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हो सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। देखो समान ग्रुप समान साइड में सिस, समान ग्रुप असमान साइड में विपरीत दिशा में तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। तो ये रूप कौन सा है आपके सामने, ट्रांस, ये रूप कौन सा है, सिस। क्लियर, इसको ऐसे देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, समान ग्रुप समान साइड में कौन सा हो गया, सिस। इसी प्रकार से समान ग्रुप असमान साइड में CH3 इधर, CH3 इधर, H इधर, H इधर, ट्रांस में तो कौन सा हो गया ये विन्यास, ये हो जाएगा ट्रांस विन्यास। तो सिस ट्रांस अलग अलग 2 आइसोमर बनेंगे, इसलिए हम इसको सिस ट्रांस समावेता भी कहेंगे, इसको ज्यामितीय समावेता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यामितीय समावेता के अंदर किस में आती है, सिस ट्रांस के। फिर आपने एक पढ़ा ईजेड। ईजेड क्या है, ईजेड के आपने ईजेड के अंतर्गत हमने देखा है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर उपस्थित सभी ग्रुप असमान हो, तो मैंने ज्यामितीय समावेता में आपको बताया था कि जब सभी ग्रुप समान हो तो ज्यामितीय समावेता नहीं होती है, 3 ग्रुप समान हो तो ज्यामितीय समावेता नहीं होती है, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप समान हो, एक ही कार्बन पर, देखो ये एक ही कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप है इसलिए ज्यामितीय समावेता देता है। अगर एक ही कार्बन पर 2 समान ग्रुप होते तो अगर इस तरह का मैं अरेंजमेंट बना दूं, ये इस तरह से अरेंजमेंट बना दो, एक ही कार्बन पर 2 समान ग्रुप हैं, तो देखो ये क्या ज्यामितीय समावेता देगा, ये ज्यामितीय समावेता नहीं देगा, ठीक है। ये सब कंडीशन हमने पढ़ी है कि ज्यामितीय समावेता कब नहीं देता है। अब चौथी कंडीशन जो है वो ये है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर उपस्थित सभी ग्रुप असमान हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने। इसमें क्या है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर उपस्थित सभी ग्रुप असमान है। ये ऑरेंज बॉल्स, ये ब्लू बॉल है, ये येलो बॉल है और ये रेड बॉल है, चारों अलग अलग प्रकार की बॉल, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग हैं। इस कंडीशन में भी ज्यामितीय समावेता नहीं होती है। ज्यामितीय समावेता हम ये कह सकते हैं कि सिस ट्रांस समावेता नहीं होती हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, तब CIP रूल के अकॉर्डिंग कॉन, इंगोल्ड और प्रिलॉग ने एक नया रूल दिया, एक नई समावेता दी जिसे हम कहते हैं ईजेड आइसोमेरिज्म। ईजेड समावेता क्या होती है, ईजेड समावेता। उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक कार्बन पर उपस्थित ग्रुप को प्रायोरिटी दे दो। जैसे ये आपको दिख रही है ऑरेंज बॉल और रेड बॉल, तो एक कार्बन पर उपस्थित इन दोनों ग्रुप में से मैं दोनों को प्रायोरिटी देती हूँ कि 1 पे कौन है, 2nd पे कौन है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग इसको भी मैं प्रायोरिटी देती हूँ, 1 पे कौन है और 2nd पे कौन है। तो जैसे कि इन दोनों को मैंने प्रायोरिटी दी थी, तो 1 पे क्लोरीन और 2 पे फ्लोरीन, और प्रायोरिटी किस आधार पे देनी है, परमाणु क्रमांक के आधार पे, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा उसकी पहली प्रायोरिटी। इधर आ जाओ, आयोडीन पहला और दूसरा ब्रोमीन। अब आपको देखना है कि ये समान नंबर कहाँ है। अगर समान नंबर समान साइड में है, जैसे 1 और 1 और इधर 2 और 2, तो मैं कहूँगी ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसे क्या कहूँगी, इसे कहूँगी जेड आइसोमर, ठीक है। जब समान प्रायोरिटी वाले समूह समान साइड में हो तो जेड कहलाएंगे। तो देखो ये 1, ये नीचे वाला 2 और ये भी वाला 2, तो ऊपर की तरफ 1 1 हो गया, नीचे की तरफ 2 2 हो गया, तो उसे मैं कहूँगी जूसामेनिया जेड आइसोमर। और अगर ऐसा नहीं हो, असमान साइड में हो, समान प्रायोरिटी वाले ग्रुप असमान साइड में हो, जैसे कि इसको मैं दे दूँ हाइड्रोजन, ये हो गया नंबर 2, ठीक है, और ये है OH ग्रुप और ये है CH3 ग्रुप, तो इसको दे दूँ 1 और ये हो गया 2। अब आपको क्या दिख रहा है, 1 1 असमान, 2 2 असमान, बिल्कुल ट्रांस में दिख रहे हैं। तो ये वाला आइसोमर कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे E, इसको हम क्या कहेंगे, E आइसोमर कहेंगे। क्लियर। तो ये था ईजेड आइसोमेरिज्म या ईजेड समावेता, जब चारों ग्रुप क्या हो, असमान हो, उस कंडीशन में हम ईजेड समावेता को देखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में आती है आपके सरूपण समावेता, और सरूपण समावेता का मतलब क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये कार्बन
और ये कार्बन, दोनों के बीच में कैसा सिंगल बॉन्ड है, इजीली रोटेट हो सकता है। इजीली मैं इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट कर सकती हूँ, अलग अलग एंगल पर मैं इसके अलग अलग अरेंजमेंट प्राप्त कर सकती हूँ। तब ये क्या देंगे, ये सरूपण समावेता देंगे। और अलग अलग एंगल पर हमें जो अलग अलग रूप प्राप्त होंगे उन रूपों को क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर या सरूपण कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है कौन सी, सरूपण समावेता। और सरूपण समावेता को हम मोस्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन में शो करते हैं, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन को डॉट के रूप में जो फ्रंट की तरफ होता है और पीछे वाले कार्बन को सर्कल के रूप में जो बैक साइड में होता है। और प्रत्येक कार्बन पे 3-3 ग्रुप लगे हुए रहते हैं। तो हमने सरूपण के अंदर देखा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा साइक्लोहेक्सेन के सरूपण देखे। जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल किसका है, इथेन का, क्योंकि एक कार्बन पर उपस्थित तीनों के तीनों समूह एक समान है। तीनों कौन है, हाइड्रोजन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कार्बन कार्बन, उस पर 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो ये 3-3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब एक को आप क्या करो, स्टेबल कर दो और एक को रोटेट करो। तो 0 डिग्री पे क्या मिलेगा आपको, ग्रसित रूप। उसके बाद 60 डिग्री पे वापस क्या मिलेगा, स्टेगर्ड। फिर वापस 60 के बाद 120 पे जाए, वापस ग्रसित। फिर 180 पे आए, वापस स्टेगर्ड। उसके बाद में वापस कहाँ गए, 240 पे एक्लिप्स। वापस आए 300 पे स्टेगर्ड और वापस घूम के आ गए 360 पे अपने मूल रूप में। तो ये अलग अलग एंगल पर हमें अलग अलग अरेंजमेंट प्राप्त हुए। स्टेगर्ड और एक्लिप्स 2 फॉर्म प्राप्त होती है। स्टेगर्ड जो होती है वो स्टेबल होगी क्योंकि सारे ग्रुप दूर दूर रहते हैं, और एक्लिप्स फॉर्म जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल होगी क्योंकि सारे ग्रुप नज़दीक रहते हैं, रिपल्शन ज़्यादा होता है, रिपल्शन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, प्रोपेन का सरूपण। प्रोपेन के सरूपण के अंदर मैंने क्या किया, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उस पर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 ग्रुप, ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, देखो बॉल्स अलग होगी तो आप उसको ऐसे मत सोचना कि अलग अलग ग्रुप हैं, ये तीनों हाइड्रोजन है। क्लियर, तीनों हाइड्रोजन। और इस कार्बन पर उपस्थित ये 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने किसके साथ में, मैथिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस कर दिया। तो क्या बन गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन का हम सरूपण देखेंगे, सेम अलग अलग कार्बन पर इसको रोटेट करेंगे। तो देखो 0 डिग्री पर एक्लिप्स मिलता है, उसके बाद 60 डिग्री पर हमें वापस स्टेगर्ड मिलता है, उसके बाद में वापस 60 के बाद में हम जाते हैं 120 पर तो वापस एक्लिप्स मिलता है, 180 पर हमें स्टेगर्ड मिलता है, उसके बाद में 240 पर वापस एक्लिप्स मिलता है, और वापस आ जाते हैं 300 पर तो स्टेगर्ड मिलता है, और 360 पर वापस ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोपेन का सरूपण। वही सेम बनेगी स्टेगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म, लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्म मैंने बताई थी प्रोपेन के लिए स्पेशली, जो कौन सी थी, गाउचे या स्क्यू फॉर्म थी। उसके अंदर ये था कि बॉन्ड जो होगा उसका वो ना तो 0 होगा ना 60 होगा, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, 60 डिग्री से कम होगा। जैसे कि मान लो ये 0 भी नहीं है और ये 60 भी नहीं है, तो इस तरह की सिंपल कंडीशन क्या है, ना तो ये 0 है ना ये 60 है, तो ये कहलाएगी इसकी स्क्यू फॉर्म। और स्क्यू फॉर्म एक्लिप्स की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेगर्ड, फिर स्क्यू, और उसके बाद में कौन सी होती है, एक्लिप्स फॉर्म होती है। ठीक है, फिर हमने देखा है ब्यूटेन के बारे में, ब्यूटेन का सरूपण भी देखा था। तो ब्यूटेन के सरूपण के अंदर हमने क्या किया, जो एथेन था उसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक CH3 ग्रुप लगाया तो प्रोपेन बना। दूसरा कार्बन उसके ऊपर से भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक CH3 या मैथिल ग्रुप लगा लिया, तब 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड जो चैन बनी वो क्या है, ब्यूटेन की बनेगी। अब उसके भी अंदर हम अलग अलग सरूपण प्राप्त होंगे। 0 डिग्री पे हमें देखो 0 डिग्री पे दोनों ही बड़े बड़े ग्रुप बिल्कुल क्लोज है, इसलिए ये कौन सी होती है, फुली एक्लिप्स कहलाती हैं, पूर्ण रूप से ग्रसित कहलाती है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे हाईएस्ट एनर्जी। उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, 60 पे जाएंगे तो हमें स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होगी, 120 पे वापस एक्लिप्स, फिर ये 0 पे हमें कौन सी प्राप्त होती है, 0 पे फुली एक्लिप्स, उसके बाद में 60 पे स्टेगर्ड, 60 के बाद में 120 पे वापस एक्लिप्स, उसके बाद 180 पे आते हैं तो दोनों ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के सामने अपोजिट होते हैं, रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम होता है। तो 180 डिग्री पे इसकी फुली स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होती है। उसके बाद में 180 से वापस कहाँ आते हैं, 240, वापस एक्लिप्स फॉर्म प्राप्त होती है। 240 के बाद हम 300 पे आते हैं तो स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होती हैं, और स्टेगर्ड फॉर्म उसके बाद में लास्ट में कहाँ आते हैं, 360 पे तो हमें मूल रूप ओरिजिनल फॉर्म वापस प्राप्त हो जाती हैं। क्लियर, तो ये है ब्यूटेन के सरूपण के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। आज मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ वापस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद में हमने किसका सरूपण देखा है, साइक्लोहेक्सेन का।
साइक्लोहेक्सेन में मैंने आपको बताया कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, लेकिन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। बॉन्ड एंगल 120 है तो क्या है, बॉन्ड के अंदर डेविएशंस पाया जाएगा, और बॉन्ड डेविएशन होते ही या एंगल के अंदर डेविएशन होते ही ये क्या होगा, अस्थायी संरचना होती है। तो सेशा और मोरे ने क्या किया, ये जो प्लेनर संरचना है इनको दोनों कॉर्नर से पकड़कर मोड़ दिया और मोड़ कर एक मुड़ी हुई संरचना प्राप्त की, जिसे इसके कन्फॉर्मर्स शेयर फॉर्म और सिस फॉर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त की, जो कौन सी है, ये तो है चेयर फॉर्म और ये कौन सी है आपके बॉट फॉर्म। तो चेयर फॉर्म और ये बॉट फॉर्म दो संरचनाएं इन्होंने प्राप्त की। ये दोनों संरचनाएं जो है वो मरोड़ी संरचना होती हैं, डिस्टॉर्शन पाया जाता है, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, इसलिए ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म, ये कौन सी ये बॉट फॉर्म और ये चेयर फॉर्म। अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो चेयर फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म। द रीज़न ये है कि देखो, ये जो आपको चेयर फॉर्म दिख रही है, इसके अंदर सब ग्रुप आपको क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर दिख रहे हैं। दो प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक जो ऊपर की तरफ एक्सिस की तरफ रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सियल, और दूसरे इसके अंदर देखो ये ऊपर की तरफ है इस तरफ से, तो इसको मैं कहती हूँ एक्सियल, और ये नीचे की तरफ दिख रहा है तो इसको मैं कहती हूँ इक्विटोरियल। तो हर एक कार्बन पे दो दो बॉन्ड आपको दो दो तरह के हाइड्रोजन दिखते हैं। तो इसके अंदर एक्सियल तथा इक्विटोरियल दोनों प्रकार के हाइड्रोजन मैक्सिमम दूरी पर रहते हैं, रिपल्शन कम होता है, तो एनर्जी भी कम होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जबकि बोट फॉर्म के अंदर हम देखें तो जो ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल नियर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। इस वजह से क्लोज होंगे, तो क्लोज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगा। देखो ये मैंने बनाया है इसका एक्सियल और ये तो इक्विटोरियल है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सियल लगा दूँ तो दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। और 1 नंबर और इसके 4th नंबर पर 1, 2 और 3, तो 1 और 3 नंबर पर ये जो ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि ये नाव के अंदर क्या है, फ्लैग है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लैगापोल हाइड्रोजन। और दोनों एक दूसरे के, जैसे मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ लगा रही हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल सामने हैं। और जब कोई एक दूसरे के सामने होता है तो रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसके बीच में क्या होगी, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ज़्यादा उसके अंदर अंतर क्रिया होगी, प्रतिकर्षण होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए बोट फॉर्म जो होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। मेन कारण ये इसके अंदर फ्लैगापोल हाइड्रोजन है 1,3 पर, उसके अंदर डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म। और फिर बॉट फॉर्म के अंदर, चेयर फॉर्म के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर क्या होती है, फ्लिपिंग होती है, ये इस तरह की फ्लिपिंग होती है। और जब फ्लिपिंग होगी तो होगा क्या, जब फ्लिपिंग होगी तो सारे एक्सियल हाइड्रोजन इक्विटोरियल में बदल जाते हैं, इक्विटोरियल एक्सियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है इसकी फ्लिपिंग। सामान्य ताप पर कौन सा रूप पाया जाता है, सामान्य ताप पर साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ही पाया जाता है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फिर हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड पढ़ा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक एक कार्बन पर मैं एक कार्बन जो है उस पर एक हाइड्रोजन हटा के एक मैथिल ग्रुप लगा दूंगी, तो वो कौन सा रूप बन जाएगा, वो बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड इसी तरह से 2 हाइड्रोजन हटा दूंगी तो बनेगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो उसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर साइक्लोहेक्सेन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड तथा डाई सब्स्टिट्यूटेड यौगिक के अंदर, उस रूप के अंदर इक्विटोरियल पोजीशन पर बड़ा ग्रुप है, तो उसमें रिपल्शन होने की संभावना कम होगी क्योंकि वो ग्रुप दूर होता है, तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर कोई बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है तो वहाँ पे इंट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विटोरियल और एक्सियल दोनों पोजीशन में से आपको याद रखना है कि बड़ा ग्रुप कहाँ है।